आज हम क्लास 12th मैथ्स में जो चैप्टर इंटीग्रेशन है उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 के जो क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 हैं उनको सॉल्व करेंगे। बच्चों इसमें जो क्वेश्चन नंबर 11 है इस क्वेश्चन को हमने आपको लास्ट वीडियो में होमवर्क में दिया था। आई होप आप सभी ने इसको सॉल्व किया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रह गया था तो वो आज क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पर देख सकता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को भी सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 तो क्वेश्चन 11 जो बच्चों हमारा है वो है इंटीग्रेशन x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स। तो इसको हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कोई भी इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज करने के लिए बच्चों पहले हम इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर में हम देख सकते हैं x है, हम इस x में 4 ऐड कर लेंगे और 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हम 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इससे हमारे x पर कोई भी चेंज नहीं आएगा और डिनोमिनेटर में हमारा रूट एक्स प्लस 4 एज इट इज रखेंगे और आगे dx। इसके बाद में बच्चों ये जो x प्लस 4 है इसके अपॉन में रूट एक्स प्लस 4 अलग कर लेंगे और ये जो 4 है इसके अपॉन में रूट एक्स प्लस 4 अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा फंक्शन x प्लस 4 अपॉन में रूट एक्स प्लस 4 माइनस 4 अपॉन रूट एक्स प्लस 4। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो एलसीएम लेने पर हमें यही टर्म ऊपर वाला मिल जाएगा। अब इसके बाद में इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों जो फर्स्ट टर्म है हमारा इसमें हम देख सकते हैं कि हमें दिया गया है x प्लस 4। तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास में कोई भी टर्म x है तो हम उसको रूट x का स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट है ये आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा x शेष रह जाएगा। तो इसलिए हम x प्लस 4 को लिख सकते हैं रूट एक्स प्लस 4 का स्क्वायर और अपॉन में रूट एक्स प्लस 4 एज इट इज रखेंगे, फिर माइनस ये सेकंड टर्म एज इट इज रखेंगे माइनस 4 अपॉन रूट एक्स प्लस 4 और ये आगे dx। अब यहाँ पर बच्चों हम फर्स्ट टर्म में देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कि यहाँ रूट एक्स प्लस 4 का स्क्वायर है और यहाँ पर रूट एक्स प्लस 4 है। तो एक रूट एक्स प्लस 4 से रूट एक्स प्लस 4 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन आएगा इंटीग्रेशन में उसका जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा आएगा रूट एक्स प्लस 4 बचेगा एक न्यूमरेटर में और माइनस सेकेंड टर्म 4 अपॉन रूट एक्स प्लस 4 इंटू dx। इसके बाद में बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन में हमको दो फंक्शन दिए गए हैं। तो हमने इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि अगर इंटीग्रेशन में कोई दो फंक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है तो उन दोनों फंक्शन का हम अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारा ये इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 4 और dx हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस साइन यूज करेंगे। फिर इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा 4 अपॉन रूट एक्स प्लस 4
dx के। इसके बाद में हम जानते हैं कि अगर हमारा कोई फंक्शन है जिस पर स्क्वायर रूट लगा है, तो जब हम स्क्वायर रूट को हटाते हैं तो उस पर पावर 1/2 आ जाती है। तो यही प्रोसेस इन दोनों में अप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x+4 की पावर हाफ dx माइनस ये हो जाएगा 4 अपॉन में x+4 की पावर हाफ dx। अब बच्चों हम देख सकते हैं इन दोनों इंटीग्रेशन को कि यहां पर अब हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को यूज कर सकते हैं। अगर हम x+4 को किसी अदर वेरिएबल t के इक्वल लेट कर लें तो हमारा ये जो इंटीग्रेशन है ये फॉर्मूले के फॉर्म में मिलने लगेगा। सेम इसी तरह से सेकंड वाले इंटीग्रेशन में भी हम कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो है x+4 को लेट कर लेंगे t के। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं माना x+4 इज इक्वल टू t। फिर जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का तो 1 हो जाता है, 4 का 0 हो जाएगा और dx ऑपरेट कराएंगे तो ये हो जाएगा x का dx, 4 का 0 है और t का हमारा dt हो जाएगा। तो अब हम ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे आके, तो ये इंटीग्रेशन x+4 के प्लेस पर हो जाएगा t पावर में हाफ और dx के प्लेस पर हमारा हो जाएगा dt माइनस। फिर यहां पर हम देख सकते हैं इंटीग्रेशन में जो न्यूमरेटर में टर्म है वो 4 है, 4 एज ए कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा। 4 इंटीग्रेशन में यहां न्यूमरेटर में बचेगा 1 अपॉन x+4 के प्लेस पर t पावर हाफ और dx के प्लेस पर हमारा आ जाएगा dt। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन है ये तो इंटीग्रेशन x टू पावर n के फॉर्म में मिल गया है। यहाँ जो सेकेंड इंटीग्रेशन है इसमें जो टर्म डिनोमिनेटर में x टू पावर हाफ है इसको हम ऊपर भेज लेंगे तो ये x टू पावर ऊपर आके माइनस हाफ हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं t टू पावर हाफ dt एज इट इज रखा है -4 और ये टर्म ऊपर आएगा तो t की पावर -1/2 हो जाएगा और dt हो जाएगा। अब इन दोनों में हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर जो हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन है t की पावर हाफ तो ये हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। यहां पर इंटीग्रेशन x टू पावर n का फॉर्मूला अप्लाई किया है। फिर माइनस सेकेंड टर्म है हमारा 4 और फिर यहाँ t की पावर -हाफ है तो ये आ जाएगा t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। हमने कौन सा फॉर्मूला बच्चों अप्लाई किया है? इंटीग्रेशन x टू पावर n dx का। क्या होता है? x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं c। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा c। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर जो t की पावर पे 1/2 प्लस 1 है जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा t की पावर 3/2। सेम डिनोमिनेटर में भी 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा -4। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि t की पावर -1/2 प्लस 1 है तो -1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 और अपॉन में सेम डिनोमिनेटर में भी प्लस 1/2 और प्लस c। इसके बाद बच्चों जो ये 2 है थर्ड प्लेस पे ये पलट के ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और इनटू में t की पावर 3/2 और अपॉन में हमारा बचेगा 3 माइनस सेम प्रोसेस यहां पर भी है। यहाँ 2 जब ऊपर आएगा 4 से मल्टीप्लाई होगी 8 हो जाएगा और t की पावर 1/2 बचेगा और प्लस c। तो बच्चों ये हमने देखा हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो फंक्शन था वो वेरिएबल x के टर्म में था और जो यहाँ पर सॉल्यूशन आया है वो वेरिएबल t में है तो इसलिए हम t के प्लेस पर वापस जो लेट किया था x+4 ये हम यहाँ पर लाके पुट कर लेंगे। तो फाइनली हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 2 और t के प्लेस पे x+4 पावर 3/2 अपॉन में 3 -8
फिर t के प्लेस पे सेम वैल्यू वही x प्लस 4 पावर 1/2 और प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें हमारा इंटीग्रेशन दिया गया है इन ब्रैकेट x³ - 1 टू पावर 1/3 इंटू x² पावर 5 dx। तो हमको ये फंक्शन दिया गया है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों हम यहाँ पर भी सेम वही चीज देख रहे हैं कि कोई डायरेक्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन का अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम इसको इंटीग्रेशन का जो फर्स्ट मेथड था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उससे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमको इसे थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करना होगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टर्म है x³ - 1 टू पावर 1/3, इसको हम एज इट इज रखेंगे इनटू, और बच्चों ये जो x² पावर 5 है, इस x² पावर 5 को हम ब्रेक कर सकते हैं x² पावर 3 इंटू x² पावर 2 में dx। यहां पर बच्चों हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर रहे हैं। हमने पढ़ा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में अगर दो फंक्शन में बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो जब हम देख सकते हैं यहाँ पर x बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो 3 और 2 ऐड होके कितना हो जाएगा 5। तो हम इसी को उसी रूल से ब्रेक भी कर सकते हैं। तो हमने x² पावर 5 को x² पावर 3 इंटू x² पावर 2 के फॉर्म में ब्रेक कर लिया है। अब हम यहाँ पर बच्चों सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए हमने आपको प्रोसेस बताया था कि हम एक ऐसे टर्म को अदर वेरिएबल के इक्वल लेट करते हैं, t के इक्वल लेट करते हैं, जिस टर्म के रिस्पेक्टिव बाकी के जो हमारे टर्म्स हैं वो हमें dt के फॉर्म में मिलने लग जाए। तो हम देख सकते हैं यहां पर अगर हम x³ - 1 को हम t लेट कर लें तो उसके रिस्पेक्टिव टर्म हमें कुछ dt के फॉर्म में मिलेंगे। तो इसलिए हम यहां पर लेट कर लेंगे x³ - 1 इज इक्वल टू t। यहां से अगर हम x³ की वैल्यू निकालें तो x³ आ जाएगा हमारा t प्लस 1 के। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x³ का हम जानते हैं हमारा हो जाता है 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू t का हमारा dt हो जाएगा और प्लस 1 कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा। इसके बाद में x स्क्वायर dx इज इक्वल टू, ये जो 3 मल्टीप्लाई में इसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो dt/3। तो हमने जैसे ही देखा बच्चों की x³ - 1 को t के इक्वल लेट किया, वैसे ही हमें x³ की वैल्यू t प्लस 1 मिल गई और x स्क्वायर dx के प्लेस पर हमको dt/3 मिल गया। तो अब हम ये सारी वैल्यू फंक्शन में लाकर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो ये हमको यहां पर मिल जाएगा इंटीग्रेशन x³ - 1 के प्लेस पर t पावर 1/3 इंटू x³ के प्लेस पर आएगा हमारा t प्लस 1 इंटू और x स्क्वायर dx के प्लेस पर आ जाएगा हमारा dt/3। इसके बाद में बच्चों ये जो अपॉन में 3 है ये एज ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा। तो ये 1/3 को बाहर कर लेंगे। इंटीग्रेशन में हमारा रिमेनिंग है t की पावर 1/3 इंटू t प्लस 1 dt। अब हम ये जो t की पावर 1/3 है इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/3 और इंटीग्रेशन में जब t से मल्टीप्लाई कराएंगे तो t की पावर 1/3 और यहां पर t की पावर 1/3 की जब t से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां पर भी हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है तो मल्टीप्लाई कराने पर पावर दोनों की ऐड हो जाएगी। तो हम 1/3 में 1 को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा 1/3 प्लस 1 हो जाएगा और dt की भी मल्टीप्लाई होगी तो ये dt आ जाएगा। फिर प्लस, फिर t की पावर 1/3 की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे
तो ये हो जाएगा टी की पावर 1/3 और dt, और ये इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका। तो ये बच्चों हमारे दो अलग अलग इंटीग्रेशन मिल गए। अब हम इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये हमारा आएगा 1/3 इंटीग्रेशन 1/3 में जब हम 1 ऐड करेंगे, 3 को यहां पर एलसीएम लेंगे तो 3 + 1 4/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन में t की पावर 4/3 इंटू dt प्लस इंटीग्रेशन t की पावर 1/3 dt। अब यहां पर हम बच्चों देख सकते हैं कि जो हमें इंटीग्रेशन में फंक्शन मिल गया वो हमारा इंटीग्रेशन फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। इसमें इंटीग्रेशन फॉर्मूला इंटीग्रेशन x⁴ n का फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। इंटीग्रेशन x⁴ n dx, इंटीग्रेशन x⁴ n dx पढ़ चुके हैं। x⁴ n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो ये हो जाएगा t की पावर 4/3 + 1 अपॉन में 4/3 + 1 प्लस यहां पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो t की पावर 1/3 + 1 अपॉन में 1/3 + 1, और जब इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा तो लास्ट में कांस्टेंट ऐड कर लेंगे c। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये 1/3 t की पावर 4/3 + 1 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7/3 अपॉन में भी आएगा 7/3 प्लस t की पावर और 1/3 + 1 को ऐड करेंगे तो ये 4/3 अपॉन में 4/3 कांस्टेंट हो जाएगा c। इसके बाद में बच्चों यहां पर देख सकते हैं फर्स्ट टर्म में जो 3 है थर्ड प्लेस पे, ये पलट के ऊपर आएगा और सेम सेकंड वाले टर्म में भी वही प्रोसेस अप्लाई होगा। तो ये 3 आ जाएगा ऊपर, तो 3 इंटू टी की पावर 7/3 अपॉन 7 प्लस 3 इंटू टी की पावर 4/3 अपॉन 4 प्लस c। अब यहां पर हम देख सकते हैं दोनों टर्म में कि जो 3 है वो हमें कॉमन मिल रहा है। तो 3 को कॉमन लेकर, और यहां पर मल्टीप्लाई में 1/3 था तो 3 कॉमन लेकर यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर फाइनल आएगा टर्म वो आएगा t की पावर 7/3 अपॉन 7 प्लस t की पावर 4/3 अपॉन 4। अब हम बच्चों यहां पर t के प्लेस पर वापस से जो वैल्यू x-1 लेट की थी उसको पुट कर लेंगे। तो फाइनली हमारा जो यहां पर आंसर आ जाएगा वो आएगा x³ - 1 टू पावर 7/3 अपॉन 7 प्लस t के प्लेस पर x³ - 1 टू पावर 4/3 अपॉन 4 और कांस्टेंट ऐड हो जाएगा c। यहां पर भी c ऐड कर लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें हमें इंटीग्रेशन दिया है x³ अपॉन 2 + 3x² अपॉन 2 + 3x³ इंटू dx। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि बच्चों यहां कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम ये जो डिनोमिनेटर में हमारा जो टर्म दिया है 2 + 3x³, अगर हम इसको t के इक्वल लेट कर लें तो उसके रिस्पेक्टिव जो हमारा x² dx है वो हमको dt के फॉर्म में मिल रहा है। तो इसलिए हम लेट कर लेंगे 2 + 3x³ = t के। तो यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, इनटू में 3 है एज इट इज रहेगा, और इनटू में x³ का हो जाएगा हमारा 3x² dx = dt। ये 3 3 9 हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहां से एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी डी टी बाई 9। तो हम देख सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर डी एक्स था हमारा, उसकी वैल्यू हमको डी टी बाई 9 मिल गई। अब ये वैल्यूज हम इंटीग्रेशन में लाकर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स के प्लेस पर डी टी बाई 9 और अपॉन में 2 + 3x क्यूब के प्लेस पर t। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन t और एक्स स्क्वायर डी एक्स के प्लेस पर डी टी बाई 9। फिर बच्चों ये जो 9 है ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो 1/9 इंटीग्रेशन में 1/t dt। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमको इंटीग्रेशन फॉर्मूले के फॉर्म में फंक्शन मिल गया है। यहां कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इंटीग्रेशन का? इंटीग्रेशन 1/x dx ये होता है हमारा log x बेस e प्लस c। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे इसमें 1/9। तो ये हो जाएगा log t बेस e और प्लस c। अब हम फिर से t की वैल्यू जो है 2 + 3x क्यूब इसको यहां पर लाकर पुट कर लेंगे। ये हो जाएगा 1/9 log t के प्लेस पर 2 + 3x क्यूब बेस e प्लस c। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने क्वेश्चन 11 to 13 को सॉल्व किया है। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आप अपना होमवर्क में सॉल्व करेंगे। अगर कोई डाउट है इन क्वेश्चंस में तो आप कमेंट में जाके क्वेरी कर सकते हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कराएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि जो नीडी पर्सन है उन तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके।